Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. डॉक्टर भैया, आप जो कोरोना के बारे में इतनी अच्छी जानकारियाँ लोगों को दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी तरह से आप वीडियो बनाते रहें और जानकारियाँ सबको देते रहें। एक बार फिर शुक्रिया। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है और मैं अपना तरफ से आपका आशीर्वाद देता हूँ। मंगलमय रहिए, दीर्घायु रहिए, यही कामना कर रहे हैं कि और देश की सेवा, जनता की सेवा सब करें। डॉक्टर भी आपका कोरोना वाला वीडियो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। थैंक यू। आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ही वीडियो बनाते रहिए। ये तो थे डॉक्टर भैया के खास चाहने वाले लोग जो डॉक्टर भैया को काफ़ी प्यार करते हैं और इन्होंने डॉक्टर भैया के पहला शो को बहुत अच्छे से देखा था। आइए अब हम दूसरा शो स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि आखिर ये कोरोना जानलेवा क्यों हो रहा है और इससे हम कैसे बच सकते हैं। दर्शकों, हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर भैया और डॉक्टर भैया पेशे से डॉक्टर हैं, ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछला एपिसोड हम लोगों ने सुना और इस बार नए सब्जेक्ट के साथ, नए एपिसोड और नए जोश के साथ हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर भैया। डॉक्टर भैया, स्वागत है हमारा इस खास शो में। आपके ज़रिए हम देश की जनता के साथ संवाद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी और आपके संवाद चैनल को और आपके दर्शकों को। हमारी जो जनता है भैया, वो जानना चाह रही थी आपसे कि आखिर ये कोरोना वास्तव में है क्या। लोग खुद से डॉक्टर बन रहे हैं, तो घर में रहकर क्या कोरोना कोरोना से संबंधित क्या कोई डॉक्टर बन सकता है क्या? एक्चुअली हम अपने भाई और बहनों को ये बताना चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल्स हैं हम और ह्यूमैनिटी सर्विसेज कर रहे हैं, तो एक प्रोफेशनल डिग्रीज एग्जाम्स क्लियर करके आए और कॉन्टिन्यूसली हम अपडेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, मेडिकल अपडेट्स, स्पेशली इस पैंडेमिक महामारी के टाइम पे, और आपकी सेवा में हाजिर होते हैं। तो इस समय आप लोगों को हेल्प करना चाहिए, उसकी बजाय अगर घर में खुद करें तो थोड़ी सी बीमारी बिगड़ जाने के चांसेस होते हैं। और कभी कभी एग्जाम्पल बताते चले, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हो जाता है, कुछ लोग एंटीबायोटिक जबरदस्ती टॉनिक की तरह इस्तेमाल करते हैं एग्जाम्पल में, तो उससे ओवर प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है और एंटीबायोटिक बाद में जब असली बीमारी होगी तो वो काम नहीं करता है, रेजिस्टेंस पैदा हो जाता है। और वहीं पे हेल्थ केयर सिस्टम में डॉक्टर्स पर से डिसबिलीफ हो सकता है, डिस्ट्रेस का एक मैसेज जाता है और कम्युनिटी में पैनिक क्रिएट हो सकता है। तो और ये भी देखना है कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से ली गई है। तो आप लोगों ने अगर इन्फॉर्मेशन ली है तो आपको मालूम नहीं कि उसकी क्या लिमिटेशंस होती हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो उसके रिपरकशंस क्या होते हैं, साइड इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। अलग अलग बॉडी में अलग अलग मेडिकल कंडीशंस में एक दवाई काम नहीं करती है। तो इसके लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने के लिए आपको एक डॉक्टर से कंसल्ट करना जरूरी होता है। सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन अवॉइड करें, क्योंकि डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी स्पेशलाइज्ड केयर दे सकते हैं, इंडिविजुअल केयर दे सकते हैं, पर्सनलाइज केयर, जनरलाइज केयर नहीं बता सकते। एक मशीन नहीं है, आपका शरीर है, इसको प्यार करें और डॉक्टर्स से पता करें कि उस शरीर में क्या क्या रिएक्शन हो सकते हैं। कभी कभी दवाई के बाद छोड़ दें, कभी कभी फूड से, एग से, अंडे से, फिश से एलर्जी होती है, मिल्क से, सनलाइट और क्लाउड बादलों से एलर्जी हो सकती है। तो बहुत सारे हैं। हमें ये भी देखना है कि कुछ कुछ सोशल साइट्स, वीडियोस, मैसेजेस होते हैं वो सेंसेशनल न्यूज क्रिएट करते हैं टीआरपीस के लिए, सेंसिबल नहीं। तो आपको ये देखना है कि ये कहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन, कहाँ पे फेक है। एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हम लोग बता सकते हैं और उसका सोल्यूशन भी हम बता सकते हैं। बहुत सारे जर्नल्स 2020 में भी अमेरिकन जर्नल ऑफ ट्रॉपिकल मेडिसिन और हाइजीन में बताया गया कि रिपोर्ट्स के हिसाब से उनमें ऑलमोस्ट 89% रिपोर्ट्स रूमर्स थे और 7% कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज थी और 3.5% स्टिग्मा थे। तो इसमें जानना जरूरी है आप लोगों को, स्पेशली पैंडेमिक के टाइम पे, कि इन्फोडेमिक बोलते हैं, यानी कि ओवर एबंडेंस ऑफ इंफॉर्मेशन हो जाती है। तो आपको ये जानना जरूरी है, इसलिए आप डॉक्टर्स का सलाह मशवरा लें और सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन ना करें, ये रिक्वेस्ट है। डॉक्टर भैया, इसी से संबंधित एक और सवाल है। सवाल ये है कि कोरोना काल में आप अपना ख्याल कैसे रखेंगे, और दूसरा सवाल है कि कोरोना काल में अगर आप गांव में रह रहे हैं तो अपना ख्याल कैसे रखें। दोनों अलग अलग सवाल है, लेकिन हम चाहते हैं कि इसका जवाब आप हमको एक जवाब दे दें। बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आजकल की स्थिति में, स्पेशली जब हम हमारे भाई और बहन देखते हैं मीडियाज में हर जगह देख रहे हैं कि केसेस राइज कर रहे हैं कंटिन्यूसली। पिछले 10
कुछ दिनों में काफी डेली कंटिन्यूस नंबर बढ़ रहे हैं, लेकिन इसमें डरने की जरूरत नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम, जागरूकता, एहतियात बरतने की जरूरत है। आंकड़े बढ़ने से घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना है, मेंटल बैलेंस, मानसिक संतुलन को बनाए रखना है, क्योंकि पॉजिटिविटी जो होती है उससे पॉजिटिव हार्मोन्स और हीलिंग और इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहता है। तो हमें सकारात्मक समाचार खबर पे फोकस करना है। और यहाँ पे नोवल कोरोना वायरस से बचने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ICMR और भी अन्य रिसर्च संगठनों के द्वारा बहुत सारी सेफ्टी टिप्स बताए गए और हमने पिछले साल देखा, पूरे साल हमने सीखा, कई टूल्स हमें मिले, जैसे कि फेस मास्क, माउथ मास्क जरूरी है। तो इससे डॉक्टरों और रिसर्च के मुताबिक इससे संक्रमण का खतरा कई गुना कम हो जाता है। इसलिए मास्क पहने, हैंड हाइजीन, हाथों को सफाई करते रहे बार बार, साबुन से कम 20 सेकेंड, और अगर साबुन ना हो तो अल्कोहल आधारित जो सैनिटाइजर है उसका इस्तेमाल करें। हाथ को बार निरंतर चेहरे, मुंह और आंखों को पे ना लगाएं, और घर के सभी सदस्यों को भी उचित दूरी और मास्क का उपयोग करें। हर चीज को सैनिटाइज करते रहें। रेस्पिरेटरी स्नीजिंग और कफिंग एटिकेट्स, यानी कि जैसे कि खांसने और छींकने के शिष्टाचार को फॉलो करें। आजकल वेंटिलेशन को भी, क्रॉस वेंटिलेशन को बहुत एम्फेसिस दिया जा रहा है। दरवाजे और खिड़कियों को खुला रखें, और वैज्ञानिक के अध्ययन ने पाया है कि अगर खुला रखें तो कोरोना वायरस की चपेट में आने से बचा जा सकता है। वहीं पे सिंगापुर में भी चीफ हेल्थ साइंटिस्ट ने भी यही सलाह दी है कि अपने दरवाजों और खिड़कियों को खुले रखें। सार्वजनिक शौचालय इस्तेमाल करें तो उसमें ध्यान से करें, क्योंकि मॉल, सड़क, बाजारों में जो होते हैं वहाँ पे उनके शौचालय जो होते हैं उसमें बहुत सारे लोग इस्तेमाल करते हैं, और दरवाजे, हैंडल और नली की सफाई उतनी अच्छी नहीं हो पाती जितना होता है। अपनी पर्सनल हाइजीन के ऊपर ध्यान रखें, डॉक्टर से संपर्क रखें। अगर कुछ इशू होता है, कुछ बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होती है तो तुरंत संपर्क करें या हेल्पलाइन का इस्तेमाल करें। सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें, कहीं टिश्यू ना फेंकें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और बेवजह बाहर ना जाएं। बच्चों को बाहर बिल्कुल ना ले जाएं। अगर सरकार ने छूट दी हो फिर भी बाहर बेवजह ना जाएं। हफ्ते में एक बार शॉपिंग जरूरी चीजों के लिए लें, और बुजुर्गों का ख्याल रखना भी बहुत जरूरी है। उनकी मेंटल स्टेटस, उनको बोरियत या अकेलापन फील ना हो। अगर लिफ्ट या सीढ़ियों में जा रहे हैं तो उनके बटन होते हैं, रेलिंग्स होते हैं, उनमें संक्रमण के चांसेस बढ़ते हैं, तो बटन को, जैसे कि कुछ चीजें रख ली, टूथपिक रख लिया, उससे दबाएं और उसको फेंक दें इस्तेमाल करने के। ओके, सबसे बड़ा अभी अहम जो टूल आया है वैक्सीनेशन, टीकाकरण, और 1 मई 2021 से 18 साल से ऊपर के जो है उन सबके लिए वैक्सीनेशन अवेलेबल हो गया है। तो प्लीज इस डेट्स को कैलेंडर में मार्क करें और कोविन या आरोग्य सेतु ऐप के थ्रू रजिस्टर करें और ज्यादा से ज्यादा टीकाकरण लगाएं प्लीज। भैया, अभी देश में ऑक्सीजन की कमी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में अगर किसी को ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही है तो वो कैसे अपना ध्यान रखेंगे? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है आपका, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने बोला है। ऑक्सीजन के बैलेंस में मांग और आपूर्ति में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और प्लस अगर पैंडेमिक की स्थिति में कभी जैसे कि नंबर ज्यादा आ रहे हैं, आंकड़े ज्यादा आ रहे हैं, तो ये पॉलिसी मेकर्स को और हेल्थ के ऊपर बहुत ज्यादा बर्डन हो सकता है। तो इसमें हमें ये जानना जरूरी है कि घर में भी कुछ अगर हम कर सकें, या प्लस डॉक्टर से रिकमेंड करते हैं कि इनको जरूरत है वहाँ पे एडमिट होने की, या फिर ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जरूरत है या नहीं है। तो कुछ लोग होते हैं उनको सिम्टम्स नहीं होता है कि ऑक्सीजन की कमी हो गई है, लेकिन उनके ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो यहाँ पे फॉर डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अमेरिका CDC, उन्होंने बोला कि एक होती है डिवाइस पल्स ऑक्सीमीटर, जिसमें रीडिंग आती है 95% की जो रीडिंग होती है वो नॉर्मल होती है, और अगर 94% से लेस हो तो सीवियर इलनेस की निशानी होती है। तो ये इंसानों को ये इस्तेमाल करना आसान होता है। छोटी सी क्लिप जैसे आती है जो आप इंडेक्स फिंगर में लगा के उसकी रीडिंग ले सकते हैं घर पे भी। लेकिन ये भी देखना है कि कभी कभी लो ऑक्सीजन लेवल, जैसे कि 90% क्रॉनिक लंग डिजीज में नॉर्मल माना जाता है, तो आप अपने ऑक्सीजन लेवल जो है, नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल अपने GP से या रेस्पिरेटरी टीम से पता करें कि क्या है आपका नॉर्मल। उससे आपको अलर्ट नहीं होगा। और कभी कभी होम थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होती है, जिससे स्पेशलिस्ट टीम घर पे आके जिनकी ट्रेनिंग होती है वो करते हैं। कुछ रिसर्चर्स आए हैं कि प्रोनिंग पोजीशन, यानी कि पेट या सीने के बल लेटना, उससे काफी इंप्रूव मिलती है। जैसे कि यूरोपियन रेस्पिरेटरी जर्नल और अमेरिकन न्यूयॉर्क जर्नल और नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन, इन लोगों ने बोला है कि
जब अगर पेट के बल बैठते हैं, लेटते हैं थोड़ी देर के लिए, तो उससे रेस्पिरेटरी मैकेनिज्म होता है, श्वसन यंत्रिका या ऑक्सीजनेशन जो होती है उसकी इम्प्रूव जाती है, तो उससे उसमें ऑक्सीजन की जो SpO2 लेवल, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन इम्प्रूव हो जाती है। तो उसमें काफी बार वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं होती है, हॉस्पिटल एडमिशन की जरूरत नहीं पड़ती है, और ये होम केयर में अच्छी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कुछ होते हैं, स्पायरोमीटर इंसेंटिव होती है, वो एक्सरसाइज जो मसल्स होते हैं ब्रीथ करने में हेल्प करते हैं, सांस लेने में, उनको मजबूत करता है, और वो एक्सरसाइज भी करना जरूरी होता है। और साथ ही मेंटल हेल्थ को जरूरी होता है, मेंटल हेल्थ को बना के, जिससे कि आप ऐसे महामारी की स्थिति में मजबूत बने रहें। डॉक्टर भैया, आपके जो सलाह है वो पूरे देशवासियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाते जाते हम एक सवाल और आपसे जानना चाहेंगे, ये हमारा हक है क्योंकि आपके जो आंसर हैं वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। तो अगर कोई व्यक्ति संक्रमित होता है तो उस संक्रमित व्यक्ति को एक सामान्य व्यक्ति कैसे उसका ख्याल रखेगा? जी, होम क्वारंटाइन के दौरान ध्यान रखने की कुछ बातें होती हैं। संक्रमित व्यक्ति अगर हैं घर में तो उनको एक कमरे में रहना चाहिए, उनके लिए भोजन, पानी और सभी जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करनी चाहिए, आइसोलेशन बेसिकली, ओके। और इस स्थिति में परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उचित दूरी बनाए रखें, एक तरह से सोशल फिजिकल डिस्टेंसिंग बनाए रखें, और सभी लोग उचित दूरी के साथ साथ मास्किंग का भी इस्तेमाल करें, और सारी चीज़ों को सैनिटाइज करते रहें। जो कोरोना संक्रमित व्यक्ति हैं उनकी देखरेख बेहतर रहेगा कि एक व्यक्ति ही करे और पूरी सावधानी बरतते रहें, और डॉक्टर्स द्वारा सारी प्रिस्क्रिप्शन जो दी गई है, बताई गई है, वो उनको फॉलो करते रहें, और जो भी उनके द्वारा संक्रमित व्यक्ति द्वारा जो उपयोग की जा रही चीजें या वस्तुएं तो उनको अन्य सदस्यों के काम में ना लाएं, सेपरेट रखें। जैसे कि तौलिया होती है, उनके डिस्पोजेबल प्लेट्स, बर्तन को डिस्पोजेबल करते, कपड़े, बाथरूम अलग रहें, और बाथरूम अगर अलग हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं हो तो पेशेंट द्वारा सबसे पहले इस्तेमाल किया जाए, और उसके बाद बाथरूम को सैनिटाइज किए, और बाद में उसके बाद बाथरूम को कोई और इस्तेमाल करे। ये जानना जरूरी है कि अगर बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है, या उनके कोई कोमॉर्बिडिटीज हैं, मेडिकल कंडीशंस हैं, तो वो हाई रिस्क के होते हैं। तो इसके लिए हाई रिस्क के लिए जानना जरूरी है कि क्या क्या सेल्फ ओवर द काउंटर मेडिसिन अवेलेबल है, और अगर सिक हैं तो उनको ज्यादा से ज्यादा फ्लूइड्स पीना है और रेस्ट करना जरूरी है। उनकी सारी ग्रोसरी शॉपिंग्स और सारे प्रिस्क्रिप्शन एटलीस्ट 30 दिन के प्रिस्क्रिप्शन लेके रखें, और डॉक्टर का फोन नंबर इमरजेंसी के लिए हमेशा लेके रखें, जिससे कि अगर कुछ भी हो, ईश्वर ना करे, तो उनको इमीडिएटली डॉक्टर को कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये सब बातें जरूरी है। और सारे करंट ट्रीटमेंट प्लान, जैसे कि अस्थमा है, डायलिसिस उनकी हो रही है, ब्लड शुगर हो रही है, वो सब साथ साथ चलने चाहिए, जिससे कि मेडिकल कंडीशन उनकी कंट्रोल में रहे। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी है, और हम पूरे देश के साथ इस जानकारी का आपके लिए आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर भैया शो में आने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद विक्रम जी, और आपके संवाद टीम मेंबर्स को और आपके दर्शकों को। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर भैया। दर्शकों, आपको हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर कीजिए ताकि कोरोना की सही जानकारी उनको मिल सके। धन्यवाद।